आज से हम एक और छोटी सी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और उनकी कैटेगरीज़ की। इस सीरीज़ में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि आपके सब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं, उनको शूट करने का पर्पस क्या है, उनको शूट करने के लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और उनको शूट करने के लिए आपको किस किस्म का इक्विपमेंट दरकार होगा। क्योंकि एक वीडियो के लिए ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसको एक मिनी सीरीज़ की शक्ल में आपके सामने रखूं। आज हम 3 सब्जेक्ट कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे और होपफुली आइंदा आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद कैटेगरीज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, एक बात को जहन में रखिएगा कि जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, उनके अंदर सब कैटेगरीज़ भी आएंगी, लेकिन हम सिर्फ उनको एज अ ब्रॉडली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्पोर्ट्स और एक्शन की बात करें तो क्रिकेट की फ़ोटोग्राफ़ी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी बमुकाबला अंडर वाटर अगर कोई स्पोर्ट्स हो। लेकिन हम कम से कम इतना देख लेंगे कि स्पोर्ट्स और एक्शन की जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो किस तरह की जाए और किस किस्म का इक्विपमेंट यूज़ किया जाए। उम्मीद यही है कि इस सीरीज़ के एंड तक आपको कम से कम अपने इंटरेस्ट का आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फ़ोटोग्राफ़ी का जो इंटरेस्ट है वो किस तरह के सब्जेक्ट्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स या एक्शन फ़ोटोग्राफ़ी की। स्पोर्ट्स वगैरह के फ़ोटोज़ हमेशा से पब्लिक के इंटरेस्ट का मरकज़ रहते हैं और इन फ़ोटोज़ की प्रिंट और डिजिटल मीडिया में भी बहुत डिमांड रहती है। अगर आप एक स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़र हैं तो कुछ अरसे में आप एक अच्छी खासी डिजिटल लाइब्रेरी बना लेंगे जिसमें आपके पास हर किस्म के एक्शन शॉट्स होंगे। उस स्पोर्ट्स में जो सेलिब्रिटीज़ होंगी या जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके शॉट्स होंगे और ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। इस किस्म के स्पोर्ट फ़ोटोज़ प्रिंट मीडिया में भी यूज़ होंगे, इनके पोस्टर्स भी बनेंगे, ये किसी मैगज़ीन्स में भी आ सकते हैं। एडिटोरियल से लेकर ये टेक्सटाइल तक चलते हैं। इन फ़ोटोज़ की टी-शर्ट्स भी बन सकती हैं, इनके मग्स भी बन सकते हैं। तो बहरहाल ये स्पोर्ट्स के जो फ़ोटोज़ हैं ये ऑलमोस्ट हर किस्म की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी अप्रोच स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी की हैसियत से क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी स्पोर्ट्स आप शूट कर रहे हैं आपको उस स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उस गेम की या उस खेल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए, उसके खिलाड़ियों को जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस खेल में एक्शन होता कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ़ द एक्शन जो है वो पिच पर ही होता है। बॉलर भी वहीं बॉल कराता है और एक बैट्समैन भी वहीं पे शॉट्स मारता है। लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें तो एक्शन जो है वो पूरे ग्राउंड के अंदर चल रहा है। शूटिंग में आपको खिलाड़ियों के एक्शन का भी ख़्याल रखना पड़ेगा, उनके रिएक्शंस का, उनके इमोशंस का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। कहीं पे कोई आउट की अपील है तो क्या रिएक्शन था खिलाड़ियों का, कोई कैच छूटा है किस किस्म का रिएक्शन था, कोई अच्छा शॉट है वहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या थे। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको शूट करना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उस ग्राउंड या फील्ड से बाहर मेरी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ से मुझे एक अच्छा एंगल मिल सकता है। हो सकता है कि क्रिकेट के लिए आपकी लोकेशन की चॉइस कम्प्लीटली डिफरेंट होगी बमुकाबला किसी टेनिस मैच के, या अगर आप फार्मूला वन और कोई रेसिंग वगैरह शूट कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ होगी। आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से नए नए स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। अक्सर स्पोर्ट्स में क्योंकि एक्शन इतना फास्ट होता है हम रिस्पॉन्स साउंड के हिसाब से करते हैं, या कुछ ऐसी लोकेशंस होंगी जहाँ से आपको सब्जेक्ट नज़र ही नहीं आ रहा। जैसे हमने रेसिंग की बात की थी, आप किसी ऐसी जगह से फ़ोटो लेना चाह रहे हैं जैसे कोई स्टीप लोकेशन हो और जब गाड़ी या बाइक जो है वो उस लोकेशन से हवा में फ़्लाई कर रही है, उस टाइम पे आप वो फ़ोटो लेना चाह रहे हैं। और अगर आप उस स्टीप लोकेशन के अपोज़िट डायरेक्शन में हैं तो आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो गाड़ी या वो बाइक जो है वो कब वहाँ से गुज़रेगा।
तो आप पहले से उस लोकेशन को फोकस में कर लेंगे और साउंड के हिसाब से अपना फ़ैसला करेंगे और उस टाइम पे आप आइदर बर्स्ट करेंगे और स्नैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे रेसिंग वगैरह में आपकी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, उसका ख़्याल भी रखना पड़ेगा। अक्सर स्पोर्ट्स में फ़्लैश अलाउ नहीं होता, आपको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना पड़ेगा और आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। जैसे क्रिकेट है वो 6-7 घंटे का गेम है, तो आप 6-7 घंटे एक जगह बैठे हुए शूट कर रहे होंगे। अब अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी में आपके पास इनफ मेमोरी स्पेस होना चाहिए। आप हज़ारों फ़ोटोज़ ले रहे होंगे तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि आप उनको सेव कर सकें। उसके अलावा आपके कैमरा की बफर स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एक्शन शॉट्स में आप बर्स्ट में भी शूट करेंगे, तो वो जल्दी जल्दी आपके कार्ड में या मेमोरी में सेव होते जाएं। मल्टीपल कैमरास बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास 2 कैमरा हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा तौर पे आप ज़ूम लेंसेज यूज़ करेंगे, जैसे अगर क्रिकेट वगैरह है तो मिनिमम भी जो है वो 600 mm और 800 mm जो हैं ये आइडियल लेंसेज होंगे। क्राउड को शूट करने के लिए आप वाइड एंगल जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जो पिच है वो काफ़ी दूर होगी, उसके लिए आपको ज़ूम लेंसेज दरकार होंगे। और कोशिश यही होगी कि आपके जो ज़ूम लेंसेज हैं उनका अपर्चर जितना बड़ा है उतना अच्छा है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि स्पोर्ट्स है, एक्शन है, तो आप शटर स्पीड को बहुत तेज़ रखने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जितना बड़ा अपर्चर है वो आपके फेवर में काम करेगा। ट्राईपॉड्स और मोनोपॉड्स आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए और ये बहुत काम आएंगे। बर्स्ट शॉट्स के अंदर तो ऑटो फोकस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी कि रेसिंग में जब आप सब्जेक्ट देख ही नहीं रहे तो आपको मैन्युअली उस एरिया को फोकस करना पड़ेगा और उसके बाद स्नैप्स लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, हैपनिंग इवेंट है, इन तस्वीरों को न्यूज़ डेस्क पे जल्द अज जल्द पहुंचना होता है, तो आपके पास इंटरनेट, लैपटॉप और फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के मीन्स मौजूद होने चाहिए कि जैसे ही आपने कोई अच्छा शॉट लिया है इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र करें और सेंड कर दें। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं फ़ोटो जर्नलिज़म की। फ़ोटो जर्नलिज़म की शुरुआत जो है वो 1930 की दिहाई से हुई थी। ये सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स होंगी जो अपने आप में एक कहानी सुना रही होंगी। फ़ोटो जर्नलिज़म पिछले कई सालों में काफ़ी बार इवॉल्व हुआ है। आजकल फ़ोटो जर्नलिज़म किसी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में होगा, किसी वॉर ज़ोन में होगा, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में होगा, जहां हम कोई कल्चर दिखा रहे हैं वहां यूज़ हो सकता है। रिलेशनशिप्स हो गई, जुल्म व सितम हो गया, इनजस्टिस हो गया, पावर गेम्स हो गई, इस किस्म की थीम्स जो हैं वो फ़ोटो जर्नलिज़म में काफ़ी कॉमन है। ये एक बहुत ही सीरियस जॉब है, बसा औकात यहाँ पे जान का ख़तरा भी हो सकता है। एम आपका ये है कि सच्चाई को, लोगों की स्टोरीज़ को एज़ फैक्चुअल एज़ पॉसिबल आप लोगों तक और दूसरों तक पहुँचाएँ। इस हद तक कि कई फ़ोटोग्राफ़र किसी किस्म की एडिटिंग फ़ोटो जर्नलिज़म में पसंद नहीं करते। उनका मानना ये है कि फ़ोटो जर्नलिज़म के फ़ोटोज़ जो हैं वो बिल्कुल ही रॉ होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आप कोई ह्यूमन इवेंट, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई कल्चरल इवेंट शूट कर रहे हैं, तो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप पहले से हासिल कर सकते हैं वो कर लें। पहले से अगर आपको मालूम है कि क्या होता है, किस तरह होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन ओपन माइंड रखें, कुछ भी हो सकता है और जैसे ही कुछ हो आप उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए रेडी हों। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। चीज़ें कभी भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी, वो अचानक होंगी और आपको रेडी रहना है उनको कैप्चर करने के लिए। फ़ोटो जर्नलिज़म में आप कंट्रास्ट पर भी फोकस करेंगे, जैसे अमीर और गरीब, ज़ालिम और मज़लूम। तो इस किस्म की थीम्स जो हैं वो फ़ोटो जर्नलिज़म में काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर अगर हम इक्विपमेंट और टेक्निक्स की बात करें तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ना लगें।
आप अपने पास कोई छोटा सा कैमरा रखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी जो है वो फ्रेंडली होनी चाहिए। 35 mm लेंस जो है वो एक अच्छी लेंस चॉइस है। आप लोगों में घुल मिल जाएं, उनको इजी फील करवाएं। आपकी कैमरा का ऑटो फोकस भी अच्छा होना चाहिए ताकि आप अचानक से कैंडिड शॉट्स भी ले सकें। मोस्टली आप नेचुरल लाइटिंग ही यूज़ करेंगे और आप वाइड एंगल लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। उससे व्यूअर को ये फ़ील आती है कि वो भी उस जगह का एक हिस्सा है, तो वो भी वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन डेंजरस सिचुएशंस में आप थोड़ा सा अपनी सेफ़्टी का भी और दूसरों की सेफ़्टी का भी ख़्याल रखेंगे। वहाँ आप ज़ूम लेंसेज यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा दूर से उन वाक़यात को शूट करने की कोशिश करें। नंबर 3 पे हम वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी की बात कर रहे हैं। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा काम है जिसमें कंपैरेटिवली क्लाइंट्स भी बहुत हैं और इसे एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम भी समझा जाता है, कम से कम फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और आपका रिलायबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। महीनों पहले की कमिटमेंट आपको हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट त्यौहार की, फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की तस्वीरें अगर अच्छी नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी भर की मेमोरीज़ जो हैं वो आप ख़राब कर देंगे। आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके फ़ोटोज़ के फ्रेम्स भी बने और उनके एल्बम्स भी बने। ये तस्वीर इन फैमिलीज़ में जनरेशन्स देखेंगी। जिनकी तस्वीरें आप ले रहे हैं उनके बच्चे भी देखेंगे और हो सकता है कि उनके बच्चे भी देखें। अगर आप वेडिंग्स के अच्छे फ़ोटोज़ लेते हैं तो वही लोग आपको दूसरे लोगों की वेडिंग्स के लिए रेफ़र भी करेंगे। अगर हम वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी की अप्रोच की बात करें तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ब्राइड और ग्रूम से मिल लें। आपको डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट त्यौहार की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह की वेडिंग्स में क्या क्या होता है। आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स कौन हैं, फ्रेंड्स कौन हैं, ताकि आप उनकी तस्वीर ले सकें। अगर आप पहले से फैमिली से मिल लेंगे और उनसे बात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके कल्चर में या रिलीजन में क्या अच्छा समझा जाता है और क्या बुरा समझा जाता है, किन लोगों की तस्वीर आप लें और किन की ना लें, किस त्यौहार की लें, किस त्यौहार की ना लें। तो ये सारी डिटेल्स आप पहले से डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छा होगा। आपको डिफरेंट लोगों के हिसाब से उनके कल्चर की और उनकी रिलीजियस रीज़न्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है कि आप उनसे पहले से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया करें। अगर कोई अलग चीज़ पहले से प्लान्ड है कि ये वेडिंग में होनी है, तो ये सारी डिटेल्स भी अगर आपको मालूम होंगी तो आप पहले से रेडी होंगे उस जो भी चीज़ होगी उसके लिए कि आप जब वो हो तो उसकी तस्वीर ले सकें। हो सके तो एक लिस्ट भी प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपके पास जिन जिन फ़ोटोज़ की रिक्वेस्ट हैं, जिन फैमिलीज़ की तरफ से, जिन फ्रेंड्स की तरफ से, वो भी आपके पास हो ताकि आप उस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें। याद रखिए कि ये एक फॉर्मल इवेंट है तो आप ड्रेसअप भी प्रॉपरली कीजिए। कोशिश करके पहले पहुंच जाइए ताकि आप लोकेशन भी देख लें कि कहाँ से आपको फ़ोटोज़ लेने हैं, कौन सा बैकग्राउंड अच्छा है, वहाँ की लाइटिंग कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से नोट कर लें। ग्रुप फ़ोटोज़ में लोगों की माइनर चीज़ें नोट कीजिए। अगर किसी की टाई अच्छी नहीं लग रही, किसी का कॉलर ख़राब है, तो उनको बताइए ताकि उनकी तस्वीर इतने अहम इम्पॉर्टेंट इवेंट पे ख़राब ना हो सके तो आपके साथ एक असिस्टेंट भी होना चाहिए जो इन सारी बातों में आपकी हेल्प करता रहे। अब बात करते हैं इक्विपमेंट और टेक्निक्स की जो आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में काम आएंगी। तो आइडियली स्पीकिंग ये काम 2 या 3 फ़ोटोग्राफ़र्स का होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बजट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या किसी और वजह से ये काम आपको अकेले भी करना पड़ेगा। आपको बल्क में फ़ोटोज़ एडिट भी करने पड़ेंगे। आपके पास अगर 2 कैमरा हैं तो ये एक अच्छी बात है। आप एक कैमरा पे वाइड एंगल लेंस रख सकते हैं और दूसरी पे जूम लेंस रख सकते हैं। इंटीरियर के शॉट्स लेने के लिए या ग्रुप्स के शॉट्स जहाँ पे जगह कम हो आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कर लें और बाकी फ़ोटोज़ में या क्लोज़अप्स में आप जूम लेंस यूज़ कर सकते हैं।
आप कुछ ऐसे फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिन फ़िल्टर्स के अंदर कुछ अच्छे से इफ़ेक्ट्स होते हैं, और आपके पास अच्छी सी पोर्टेबल लाइटिंग सिस्टम भी होना चाहिए ताकि वो भी आप कैरी अराउंड कर सकें और जहाँ लाइटिंग की ज़रूरत हो आप उसे यूज़ कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं कि उनकी फ़ोटोग्राफ़ी का पर्पस क्या है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस काम में कितनी आसानियां हैं या कितनी मुश्किलात हैं, और इन कामों के लिए किस किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत है या स्किल्स की ज़रूरत है, और इनमें महारत के लिए आपको किस किस्म की अप्रोच रखनी चाहिए। तो आज हमने जो सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स एंड एक्शन है, वेडिंग्स हैं और फ़ोटो जर्नलिज़म है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुस्तकबिल में हम मज़ीद सब्जेक्ट्स की बात भी करेंगे। तब तक के लिए कुछ अच्छा बनाते रहिए। गुड लक।